हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। हियर आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता और यहाँ मैं आपको दिसंबर 19 के नेट पेपर को सॉल्व कराने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने इसके जो इंग्लिश क्वेश्चन थे वो सॉल्व करवाए थे होम साइंस की, लेकिन इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करवाऊंगी और इसके साथ साथ जो है इसका फर्स्ट पेपर है वो भी सॉल्व करवाने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने हमको कमेंट किया था कि इसका जो फर्स्ट पेपर है वो भी सॉल्व करवाने के लिए और इसको हिंदी में सॉल्व करवाने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ इसका आपको आंसर प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहो तो जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला हुआ है उसमें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और उसमें हमने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप वहां पर जा करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, 5 तारीख को आपका पेपर है और आज 3 तारीख हो चुकी है, तो इसलिए सॉरी आज 2 तारीख हो चुकी है, तो अब टाइम है नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर से। तो फर्स्ट पेपर में जो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, ये टेबल दिया गया है जिसमें कि ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप ये व्हीकल दिए गए हैं और इनका ईयर वाइज प्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन से चल रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड में ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ ए टाइप व्हीकल्स प्रोड्यूस इन द ईयर 2012 वाज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सी टाइप व्हीकल्स प्रोड्यूस इन द ईयर 2016। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सेकंड है, ठीक है। तो ये है अराउंड 66.67% है इसका आंसर। फिर है कि इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप व्हीकल्स लेस देन इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स। तो इसका आंसर है सेकंड, 4, ठीक है। फिर है कि व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बी टाइप व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर्स। तो इसका आंसर है 1, ठीक है। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप जो है जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल 60,000, ठीक है। तो आंसर इसका 4 है, 2016। अब यहाँ पर हिंदी में है कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2012 से 2018 तक 7 विभिन्न वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा उत्पादित 3 विभिन्न प्रकार ए, बी और सी के वाहनों की संख्या के आंकड़े दर्शाए गए हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों ए से 1 तक 5 के उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप जो व्हीकल दी गई है उनका ईयर वाइज जो है प्रोडक्शन दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 2017 तक बी टाइप के वाहनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आंसर, तो पहले जिसका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उसको मैं स्किप कर रही हूं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में उत्पादित ए टाइप वाहनों की संख्या वर्ष 2016 में उत्पादित सी टाइप वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत था। तो आंसर इसका सेकंड है, यानी कि अराउंड 66.67% था ये। फिर है कितने वर्षों में ए टाइप वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से कम था। तो आंसर इसका सेकंड है, 4 वाहनों का, ठीक है। फिर है कि दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित बी टाइप वाहनों की औसत संख्या क्या थी। तो आंसर इसका है पहला 20,000, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों प्रकार के वाहनों का कुल उत्पादन 60,000 था। तो आंसर इसका 4 है, 2016। तो आपने देखा हो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, एक बार पूछा गया है कि 2016 में कितने वाहनों का कुल उत्पादन कितना था और अभी पूछा गया है किस वर्ष में 60,000 जो उत्पादन था, ठीक है। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस ऊपर आगे पीछे करके पूछ लिया है। फिर है बाय सेलिंग 70 पेंसिल्स फॉर ₹90 अ पर्सन मेक्स अ लॉस ऑफ 25%। हाउ मेनी पेंसिल्स शुड बी सोल्ड फॉर ₹234 टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो इसका आंसर है तीसरा, 105, 105। हिंदी में देख लेते हैं। एक व्यक्ति 70 पेंसिलों को 90 रुपए में बेचकर 25% हानि उठाता है।
30% मुनाफा कमाने के लिए 234 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी होंगी उसको? तो इसका आंसर थर्ड है, 105 पेंसिल उसको बेचनी होंगी। फिर है, इन वॉट रेशियो मस्ट अ वेंडर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ sugar worth rupees 60 per kg and rupees 78 per kg, so that by selling the mixture at rupees 76.8 per kg the vendor gains 20%। तो आंसर इसका है सेकेंड, 7:2। हिंदी में है कि एक विक्रेता को 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 78 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी की दो भिन्न भिन्न किस्मों को किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि वह इस मिश्रण को 76.8 रुपए की दर से बेचकर 20% लाभ अर्जित कर सके? तो आंसर इसका सेकंड है, 7:2। फिर है, which given of the following sets of letters when sequentially placed at the gaps in the letter series below shall complete it? तो आंसर इसका थर्ड है, देख सकते हो, CBBBA। निम्नलिखित में से अक्षरों का वह कौन सा सेट है जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार लगाने से वह पूरी हो जाएगी? तो इसका आंसर थर्ड है, CBBBA। फिर है, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज 60 kg। इफ द वेट ऑफ द 10th स्टूडेंट इज 9 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द all the 10 students, then the weight of the 10th student would be? तो आंसर इसका थर्ड है, 70 kg। कुल 10 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि 10वें विद्यार्थी का वजन सभी 10 विद्यार्थियों के औसत वजन से 9 किलोग्राम अधिक है तो 10वें विद्यार्थी का वजन क्या होगा? तो आंसर इसका थर्ड है, 70 किलोग्राम। Which of the following was not a Millennium Development Goal? ठीक है, कौन सा डेवलपमेंट गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? तो आंसर इसका थर्ड है, Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages। ठीक है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि MDG नहीं है? तो इसका आंसर थर्ड है, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना और खुशहाली को बढ़ाना। ये आपके MDG में नहीं आता है। फिर है, चूज द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर सेल्फ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ डिलीवरी इन क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आंसर इसका सेकंड है, वो है टीचर। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। आंसर इसका है शिक्षक। सेलेक्ट द पीरियड इन विच इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। तो आंसर इसका पहला है, गुप्ता पीरियड। निम्नलिखित में से उस कालावधि को चुनिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना। तो उसका आंसर है गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में जो भारत था वो उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो आंसर इसका पहला है, वॉइस, एम्फेसिस एंड इंप्रेशन। निम्नलिखित में से किस समूह के पास भाषेतर पैरा लैंग्वेज यानी कि संप्रेषण के घटक हैं? तो इसका है स्वर, बल और प्रभाव। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर देयर इन इंडिया टिल मार्च 2011? तो आंसर इसका फोर्थ है, 102 एंड 515 ओनली। ठीक है, ये इतने नेशनल पार्क है और इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 2011 तक का। भारत में मार्च 2011 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य थे? तो इसका चौथा आंसर है, केवल 102 और 515। ठीक है, 102 राष्ट्रीय उद्यान थे और 515 वन्यजीव अभयारण्य थे। ये मार्च 2011 तक का डेटा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण ऑफ अनुमाना इन्फ्रेंस इन इंडियन
लॉजिक। ठीक है, तो आंसर इसका 4 है, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विद एन इंस्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान के उदाहरण यानी कि अनुमिति द्वारा संकेतित है? 14 है, उदाहरण के साथ सार्वभौम प्रतिच्छप्ति। देवदत्त इज फैट and he does not eat during the day. Therefore, Devdutt is eating during the night. In the above example, in classical Indian school of logic, is a case of second है implication. देवदत्त मोटा है और वह दिन में भोजन नहीं करता है, अतः देवदत्त रात्रि में भोजन कर रहा है। भारतीय तर्कशास्त्र में उपर्युक्त उदाहरण किस प्रकार का मामला है? दूसरा है निहितार्थ। As per the classical square of opposition, if a proposition is given as true, then which one of the following is correct? तो आंसर इसका है पहला, E proposition is false, I proposition is true and O proposition is false. क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अनुसार यदि एक तर्क वाक्य सच है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, ई तर्क वाक्य गलत है, आई तर्क वाक्य सही है और ओ तर्क वाक्य गलत है। Which one of the following propositions is a contrary to all poets are dreamers? तो आंसर इसका थर्ड है, no poets are dreamers. निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सभी कवि स्वप्न दृष्टा होते हैं से विपरीत है? तो इसका कोई भी कवि स्वप्न दृष्टा नहीं होता है। Which among the following is not a component of effective teaching? तो इसका आंसर है चौथा, reactive mode of students behavior. निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है? तो आंसर इसका 4 है, छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। ये शिक्षक का घटक, प्रभावी शिक्षक का घटक नहीं है। Which among the following factors does not contribute to assessment bias? तो आंसर इसका थर्ड है, if assessment procedures are flexible and diverse to make disadvantaged students comfortable. निम्नलिखित में से कौन सा कारक आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता है? तो इसका आंसर है थर्ड, यदि आकलन पद्धति लचीली और विविधता युक्त हो जिससे सुविधा वंचित छात्र सहज हो सके। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च? ठीक है, तो आंसर इसका है फोर्थ, सर्वे मेथड। ये क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर चौथा है, सर्वेक्षण विधि। ये जो है आपके गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है। इन सोशल साइंसेस आर सेंट्रल इशू इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर द सोशल वर्ल्ड कैन बी स्टडीड यूजिंग द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द इशू ऑफ, थर्ड है, एपिस्टेमोलॉजी। सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है? यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है? तो आंसर है इसका ज्ञान मीमांसा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड थियोरी रिसर्च? तो आंसर इसका सेकंड है, नरेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा शोध के आधारित यानी कि ग्राउंडेड सिद्धांत का परिणाम नहीं है? तो आंसर इसका सेकंड है, आख्या। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आंसर इसका फोर्थ है, ए, बी एंड डी, यानी कि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट्स और
टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 चीजें हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से ऐसे कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। तो इसका आंसर चौथा है, ए, बी और डी है। पहला है कि शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इसका कोई मतलब नहीं होता है शिक्षण में। और छात्रों को प्रसन्न करने में शिक्षक का कौशल, और छात्रों के साथ शिक्षक के व्यक्तिगत संपर्क। तो ये सारी चीजें शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करती हैं। ठीक है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव फीचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेक ओपन यूनिवर्सिटीज एज नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सेकंड है ए, बी एंड सी ओनली। ए है इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इनोवेटिव मेथड ऑफ एडमिशन, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन, और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ये 3 चीजें हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से ऐसी वैकल्पिक विशिष्टताओं को चुनिए जो मुक्त विश्वविद्यालयों को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय बनाती हैं। तो आंसर इसका सेकंड है, ए, बी एंड सी। तो ए है कि शिक्षण और ज्ञानार्जन के नवाचारी तरीके, प्रवेश, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के नवाचारी तरीके, और आधुनिक संप्रेषण तकनीक, ये मुक्त विश्वविद्यालयों को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय बनाती हैं। रिगार्डिंग ई गवर्नेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड और करेक्ट। तो दूसरा है बी और सी ओनली। बी है कि ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इन द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस। और सी है कॉमन सर्विस सेंटर्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग यूजिंग ई गवर्नेंस रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। फिर ई शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका सेकंड है, बी और सी सही है। तो बी है कि ई शासन का संबंध सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में ICT के क्रियान्वयन से संबंधित है। और सी है सामूहिक सेवा केंद्र यानी कि CSC ई शासन संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने और उनके प्रयोग में सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दूसरा है केवल बी सही है। A search engine is a software system that is designed to search for information on the www. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका है सेकंड, सर्च इंजन ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो विश्वव्यापी वेब यानी कि www पर सूचना तलाश करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। फिर है गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो है क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट गेन्ड बाय अ वेंडर व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। तो आंसर इसका देख लेते हैं। पहला है ए और बी ओनली। पहला है कि ही गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, और he would have earned 25% profit if he did not give any discount। ठीक है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 3 कथन प्रस्तुत है। उन कथनों की पहचान करनी है जो प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक हैं, यानी कि उन्हीं कथनों को बताना है जो कि इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि एक विक्रेता द्वारा एक वस्तु की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो इसका आंसर है पहला, केवल ए और बी दिया गया है, यानी कि वह मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देता है। और दूसरा है कि यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 25% लाभ होता। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अ फ्यूल सेल। तो आंसर इसका पहला है ए एंड बी ओनली, यानी कि पहला है it is a device that uses electrochemical reactions to produce electric current,
और दूसरा है इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों जो है फ्यूल सेल के मामले में सही हैं। फिर है ईंधन प्रकोष्ठ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आंसर इसका पहला है, ए और बी सही है। ईंधन प्रकोष्ठ के मामले यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत करंट उत्पन्न करने के लिए विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रयोग करती है। और दूसरा है कि इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से एक दूसरे से विलग होते हैं। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रपोजिशन, जैसे कि सम गर्ल्स और नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर इसका फोर्थ है, जिसमें कि सी और डी सही बताया गया है। सी है कि प्रेडिकेट टर्म स्टूडेंट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड और सब्जेक्ट टर्म गर्ल्स इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये दोनों जो है इस सेंटेंस के लिए सही है। ठीक है, कुछ लड़कियां विद्यार्थी नहीं हैं। तर्क वाक्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चौथा है आंसर इसका। चौथे में सी और डी दिया गया है कि जो सी और डी है वो सही है इसके संबंध में। ठीक है, इस तर्क में जो कुछ लड़कियां विद्यार्थी नहीं हैं, तो इसमें सही है कि विधेय शब्द विद्यार्थी वितरित है और कर्ता शब्द लड़कियां वितरित नहीं हैं। ये सही है। चूज टू फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एडवर्सली। तो आंसर इसका है सेकंड, बी और सी ओनली। तो बी है कि बिलीव इन गॉड और इनडिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स पॉलिटिक्स। ठीक है, ये दोनों चीजें अफेक्ट नहीं करती हैं। निम्नलिखित कारकों की पहचान करें जो छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सेकंड है, बी और सी। ईश्वर में आस्था और राजनीति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, ये दोनों ही चीज अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं। फिर है विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन से दो स्टेटमेंट सही हैं? तो पहला है ए और सी सही है। ए है सैम्पलिंग रिलेटेड एरर इज subsumed under the category non-sampling error। और सी है कि inaccurate sampling frame and non-response are example of sampling related error। ठीक है, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से दो कथन सही हैं? तो आंसर इसका पहला है, ए और सी सही है। प्रतिदर्श यह उस त्रुटि से संबंधित है जो गैर प्रतिदर्श त्रुटि की श्रेणी में आता है। और सी है गलत प्रतिदर्श ढांचा और प्रतिक्रिया न देना प्रतिदर्श से जुड़ी त्रुटि के उदाहरण हैं। इसे मैच कराना, हिस्टोरिक प्लेस दिए गए हैं और उनके जो है डिस्टिंग्विशिंग डिसिप्लिन दिए गए हैं, डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग दी गई है, तो उसको मैच कराना है। तो इसका आंसर चौथा है, यानी पहले में है तक्षशिला, इसका आंसर है मेडिसिन। और उज्जैन ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। और सारनाथ ये बुद्धिज्म है। और अजंता ये आर्ट आर्किटेक्चर और पेंटिंग से रिलेटेड है। निम्नलिखित स्थानों को ज्ञानार्जन के उनके विशिष्ट विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। ऐतिहासिक स्थान दिए गए और विद्या देंगी, मतलब कौन किस चीज के लिए फेमस है, कहाँ पर क्या चीजें गेन की जाती हैं। तो आंसर इसका चौथा है। ठीक है, तो पहला है तक्षशिला। तक्षशिला का आंसर है, ये चिकित्सा से रिलेटेड है। उज्जैन खगोल शास्त्र से रिलेटेड है। और सारनाथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और अजंता है ये कला वास्तुशास्त्र और चित्रकला से संबंधित है। फिर मैच द फॉलोइंग
सॉइल ऑर्डर्स विद देयर डिस्क्रिप्शन, मैच कराना है। तो आंसर इसका देख लेते हैं। पहला है यानी कि हिस्टोसॉल्स में होगा। फोर्थ, सॉइल ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल्स विद अ थिक अपर लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और दूसरे में एंडीसॉल्स में है पहला, सॉइल ऑर्डर्स दैट इंक्लूड सॉइल्स फॉर्म्ड ऑन वॉल्केनिक ऐश। फिर है जेली सॉल्स, इसमें दूसरा आंसर है सॉइल्स ऑर्डर ऑफ कोल्ड रीजन्स इंक्लूडिंग सॉइल्स अंडरलेन बाय परमाफ्रॉस्ट। फिर है एरिड सॉल्स, इसमें आता है सॉइल ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल्स ऑफ ड्राई क्लाइमेट्स। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। यहां पर मृदा क्रम को उनके वर्णन के अनुरूप सजाना है। तो पहला है इसका आंसर। हिस्टोसॉल क्या होते हैं? इसमें मृदा क्रम जिसमें ऊपरी परत में जैविक पदार्थ हो, उसको हिस्टोसॉल कहते हैं। एंडीसॉल क्या होते हैं? इस मृदा क्रम में ज्वालामुखी से निकली राख शामिल होती है, उसको एंडीसॉल बोलते हैं। और जेलीसॉल क्या किसे कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट द्वारा ढकी हुई मृदा सहित शीत क्षेत्रों की मृदा होती है ये। और एरिड सॉल, ये शुष्क जलवायु के मृदा क्रम को जोड़ने वाले मृदा क्रम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट 1 दिया गया है जिसमें डिजिटल इनिशिएटिव दिए गए हैं और लिस्ट जो है इसका पर्पस दिया गया है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। थर्ड है यानी कि उमंग, इसका क्या पर्पस है? चौथा है इसका सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, फिर भीम, ये रिलेटेड है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ईबिस, ये है G2B सर्विसेज। और स्वयं, ये रिलेटेड है लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसका पर्पस होता है। सूची 1 में डिजिटल पहल दी गई है, सूची 2 में प्रयोजन दिया गया है कि इस पहल का क्या प्रयोजन है। तो इसका आंसर थर्ड है, यानी कि उमंग का क्या है आंसर? सभी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस है। ठीक है, उमंग, यहाँ पर सभी सरकारी सेवाएं हैं तो उनका आप लाभ ले सकते हो, यहाँ पर सारी सेवाएं दी गई हैं। और जो भीम ऐप है इसमें क्या होता है? ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके थ्रू आप पेमेंट करते हो। और ईबिस क्या है? ये G2B सेवाएं हैं। और स्वयं क्या है? ये अधिगम प्लेटफॉर्म है, यहाँ लर्निंग के लिए है ये स्वयं। अब यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है। ठीक है, इसको मैच कराना है। तो आंसर इसका फोर्थ है। ऑन्टोलॉजी में है रियलिज्म। एपिस्टेमोलॉजी, इसमें आता है पॉजिटिविज्म। और मेथडोलॉजी, इसमें क्या होता है? इडियोग्राफिक होता है। और मेथड, ये जो है सर्वे आता है, यानी कि सर्वे जो है एक मेथड है। अब यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है। अब देख लेते हैं, इसको मैच कराना है। आंसर इसका फोर्थ दिया गया है। ठीक है, तो सत्ता मीमांसा, ये वास्तविकतावाद को शो करता है। ज्ञान मीमांसा, ये सकारात्मकतावाद को शो करता है। प्रणाली विधि, ये आइडियोग्राफी के लिए है। और प्रणाली जो कि एक सर्वेक्षण से रिलेटेड है। फिर है सेलेक्ट द एडवांटेज ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आंसर इसका है थर्ड, इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक के क्या लाभ हैं? तो आंसर इसका थर्ड है, यह संप्रेषण को स्पष्ट करता है। ठीक है, जब आप कोई भी सूचना देते हो, ठीक कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जब आपको फीडबैक मिलता है तो इसका मतलब है कि जो आपने कम्युनिकेट किया हुआ है वो स्पष्ट रूप से किया है, लोगों को समझ में आया है। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। ठीक है, वैल्यूज दी गई है और उनको डिस्टिंग्विश किया, उनका फंक्शन दिया गया है। तो इसको मैच कराना है। तो इसका आंसर है सेकेंड। तो सैक्रिफाइस का मतलब है कि हेल्पिंग विदाउट सेल्फिश मोटिव्स। सिंसेरिटी का मतलब है वर्किंग इन अ स्टिपुलेटेड टाइम।
सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड ऑन एक्शन, और अल्ट्रुइज्म का मतलब है शोइंग लव एंड अफेक्शन। ओके, अब इसमें कुछ मूल्य दिए गए हैं, उनके कार्य दिए गए हैं, तो आंसर इसका देख लेते हैं। सेकंड है, यानी त्याग का क्या मतलब होता है, स्वार्थ की मंशा के बिना सहायता करना, और सत्यनिष्ठा का मतलब है कि निर्दिष्ट समय में कार्य करना। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि व्यक्ति के मस्तिष्क का कृत्य पर परिसीमित होना, और परोपकारिता का मतलब है प्रेम और अनुराग प्रदर्शित करना। फिर 39 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट कंपोनेंट्स फॉर अ साइबर स्पेस एड्रेस, यानी कि URL इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो आंसर है इसका पहला। ठीक है, ये ऑर्डर में दिया गया है, पहले प्रोटोकॉल होता है, देन डोमेन नेम ऑफ द होस्ट होता है, देन पाथ या फिर फाइल होती है। साइबर एड्रेस यानी कि URL हेतु घटकों की सूची का विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में हो उसका चयन करना है यहाँ पर। तो इसका आंसर पहला है, पहले प्रोटोकॉल होते हैं, फिर होस्ट के डोमेन का नाम होता है, फिर पाथ या फिर फाइल होती है। फिर है, which of the following sequence represents the correct order of soil particles arranged in terms of particle size from the smallest to the largest। आंसर इसका थर्ड है, क्ले, सिल्ट, सैंड एंड फिर ग्रेवल, यानी स्मॉल से लेकर लार्ज तक इसको ऑर्डर में लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से बड़े आकार के कणों के मृदा कण के क्रम का सही करता है। तो आंसर इसका थर्ड है, पहले मिट्टी, देन गाद, देन बालू, देन बजरी। ये छोटे आकार से बड़े आकार के मृदा कण हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस। ठीक है, तो इसका आंसर है तीसरा और चौथा, ये दोनों ही आंसर इसमें दिया गया है। यानी कि पहले प्रॉब्लम होती है, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, रिजल्ट्स होता है, देन डिस्कशन होता है। और चौथा है कि प्रॉब्लम होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रिजल्ट एंड डिस्कशन। यानी कि जो दोनों ही आंसर है वो सेम दिए गए हैं, इसलिए इसमें जो है दोनों थर्ड एंड फोर्थ दोनों दिया गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे कि आप जब आप थीसिस आपको तैयार करनी होती है तो सबसे पहले आप कोई समस्या लेते हो कि कौन सी प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा टॉपिक, प्रॉब्लम बनता है जो टॉपिक आप लोगे जो कि किसी न किसी समस्या से रिलेटेड हुआ जिस पर कि आप रिसर्च करोगे। ठीक है, तो वो आप लोगे। देन उसके बाद उससे रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है कि जैसे जो भी आपने टॉपिक लिया हुआ है वो डिसाइड कर लिया आपने, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो अन्य लोगों ने, अन्य रिसर्चर ने उस पर शोध किए हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं, तो उनके जो है हम उनको उनके जो रिसर्च को शॉर्टकट में अपने थीसिस में उसको इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे थीसिस को सपोर्ट करता है, कि हम बताते हैं कि हमारा रिसर्च ये है और इन्होंने ये रिसर्च किया। तो इस तरह रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो अदर रिसर्चर हैं उनके शोध होते हैं। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है कि आप मेथोडोलॉजी तैयार करते हो, पूरा एक फ्रेमवर्क के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको कैसे कैसे अपने थीसिस का काम करना है। तो सारी यानी कि सैंपल सिलेक्शन, एरिया सिलेक्शन से लेकर के सैंपल सिलेक्शन, फिर उसके बाद में कौन सा आप उस पर डेटा कैसे लोगे, उस पर कौन सा जो है टेस्ट लगाओगे, कौन सा जो टेस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूरी उसमें मेथोडोलॉजी, सारे मेथड्स होते हैं जो आपको खुद लिखने होते हैं। फिर उसके बाद में आप रिजल्ट्स, जब आपका डेटा तैयार हो जाता है देन आप उस रिजल्ट्स लिखते हो, आपका रिजल्ट जो आया है, और उसको डिस्क्राइब करते हो। डिस्कशन में मतलब उसको डिस्क्राइब करना होता है कि जो आपका रिजल्ट आया है तो वो ऐसा क्यों आया है, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको डिस्कशन में लिखना होता है। शोध सोपानों को शोध प्रबंध में प्रस्तुत करते समय किस क्रम में दर्शाया जाता है। तो इसमें तीसरा और चौथा दोनों आंसर हैं। ठीक है, समस्या होती है पहले, फिर साहित्य की समीक्षा होती है, फिर अवधारणा ढांचा होता है और परिचर्चा। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, इसलिए इसमें तीसरा चौथा दोनों दिया गया है। समस्या का मतलब है कि पहले आप थीसिस का टॉपिक लेते हो, में वो किसी न किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, टॉपिक चूज करते हो। साहित्य की समीक्षा का मतलब है कि जो आपने टॉपिक लिया हुआ है उससे रिलेटेड और जो अदर रिसर्चर हैं, ठीक है,
जो शोधकर्ता है उन्होंने जो शोध किए हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं, तो उनको भी अपने थीसिस में हम इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे थीसिस को सपोर्ट करते हैं। फिर अवधारणा ढांचा का मतलब है कि हम मेथोडोलॉजी तैयार करें, मटेरियल्स एंड मेथड्स आते हैं, जिसमें कि हम एरिया सिलेक्शन से लेकर जो हम एरिया ले रहे हैं, कितना हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें आप सैंपल में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ठीक है, और उन पर हम जो जो डेटा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और फिर उसके बाद में परिणाम निकालते हैं, जब डेटा मतलब टेस्ट वगैरह अप्लाई करने, ये सभी चीज़ें अवधारणा ढांचा में आती हैं। तो टेस्ट वगैरह जब अप्लाई हम कर देते हैं तो परिणाम में फिर हम उसका रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। अवधारणा और ढांचा मीन्स इसमें इन्होंने परिणाम को मिस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देखोगे ये रिजल्ट्स है, जो कि हिंदी में इन्होंने रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया हुआ है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी कि अवधारणा ढांचा के बाद यहाँ पर रिजल्ट आएगा, यानी कि परिणाम आएगा। तो परिणाम होगा, आप रिजल्ट लिखोगे जो आपका रिजल्ट आया है, फिर उसके बाद तो उसकी जो आप चर्चा करोगे कि आपका जो रिजल्ट आया वो ऐसा क्यों आया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको आप डिस्क्राइब करोगे। फिर यहाँ पर असर्शन दिया गया है और रीज़न दिया गया है। तो ये है, थ्रू ऑनलाइन टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी। रीज़न है कि ऑनलाइन टीचिंग हेल्प्स स्टूडेंट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन द ऑफलाइन टीचिंग कैन डू। तो आंसर इसका थर्ड है कि ए तो सही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अभिकथन है, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुत कुशल वृत्तिकों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। और तर्क ये है कि ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करते हैं। तो आंसर इसका थर्ड है कि ए तो सही है, लेकिन जो आर है बोल रहे हैं वो गलत है। फिर यहाँ पर दिया गया है, असर्शन है, अ ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। रीजन है कि अ ब्लॉग अलाउज एनीवन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस। तो आंसर इसका पहला है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन है, ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है। तर्क है कि ब्लॉग के माध्यम से कोई व्यक्ति आम जनता से बात कर सकता है। तो ये दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, और इस आर जो है ए की सही व्याख्या है। असर्शन है, स्किल डेवलपमेंट इज अ की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। इसका रीजन है कि एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू गेट एम्प्लॉयड नीड्स टू possess गुड एजुकेशन ओनली। तो आंसर इसका थर्ड है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अभिकथन है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौशल विकास एक प्रमुख अभिलक्षण है। तर्क है, रोजगार प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यक्ति को केवल अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आंसर इसका थर्ड है, ए तो सही है परंतु आर गलत है। तो ऐसा नहीं कि जो इनको रोजगार प्राप्त करने की इच्छा है उन्हें सिर्फ अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है, और भी चीजें उनकी जरूरत है, स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है, नॉलेज की जरूरत होती है। सिर्फ अच्छी शिक्षा की जरूरत, अच्छी शिक्षा केवल डिग्री लेकर के ही कोई जो है रोजगार नहीं कर सकता है, ठीक है, और भी चीजों की जरूरत होती है। फिर सेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हायर एजुकेशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, रीजन है कि देयर आर सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच डू नॉट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। तो आंसर इसका पहला है कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन है, भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा की सांविधिक निकायों की स्थापना की है। तर्क है कि भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो आंसर इसका पहला है कि ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर है। अब यहाँ पर पैसेज दिया गया है, तो पैसेज मैं नहीं पढ़ने जा रही हूँ, इसके आंसर आपको बता देती हूँ। According to the passage, which one of the following is not a well-defined concept? तो आंसर इसका थर्ड है, ग्लोबलाइजेशन। According to passage,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटर प्रोडक्टिव? तो आंसर इसका सेकंड है होलसेल रिजेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। According to Passage, globalization is perceived often by media and academia as, आंसर इसका थर्ड है, a process of westernization. The attempt of the author in the passage is, आंसर इसका फोर है, unbiased evaluation of globalization. As per the passage, a wholesale rejection of globalization would result in affecting, आंसर इसका पहला है A and B only, यानी कि ग्लोबल बिजनेसेस और B है मूवमेंट ऑफ आइडियाज। अब ये हिंदी में दिया गया है। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुपरिभाषित अवधारणा नहीं है? तो आंसर इसका थर्ड है। मैं पैरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, उसी में से आंसर दिए गए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ आपको। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हानिकारक है? तो आंसर इसका सेकंड है वैश्वीकरण की व्यापक अस्वीकृति, ये हानिकारक है। गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण को मीडिया और अकादमिकों द्वारा किस रूप में देखा जाता है? तो आंसर इसका थर्ड है पाश्चालीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। गद्यांश में लेखक ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? तो आंसर इसका चौथा है वैश्वीकरण का पक्षपात रहित मूल्यांकन करना। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अब है। गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण विश्व को बड़े पैमाने पर अस्वीकार करना निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करेगा? तो आंसर इसका है पहला, यानी कि ए और बी। ये किस किस को प्रभावित, अगर हम वैश्वीकरण को विश्व के जो बड़े पैमाने पर अगर हम इसको अस्वीकार कर देते हैं तो ये वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा और विचारों के प्रवाह को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो अब मैम ये फर्स्ट पेपर था जिसका मैंने यहाँ पर आंसर बता दिया है। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों आंसर इसके हमने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो दिसंबर 19 पेपर हुआ है उसके क्या क्या आंसर है। ये ऑफिशियल जो है आंसर की है, तो आप श्योर हो सकते हो ये सही है आंसर। तो होम साइंस का पेपर मैं दूसरे वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी हिंदी में, क्योंकि अब इसमें फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ठीक है, आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।